ডিপেন্ড করছে এটা। স্যার ওয়াইফাই পাসওয়ার্ডটি ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড এখানে তো লেখা আছে মনে হয়। দেখো তো ওইখানে কোথাও লেখা আছে নাকি? এখানে লেখা নেই। একাডেমি 7f@, একাডেমির এ ক্যাপিটাল, 7f এর এফ ক্যাপিটাল। শেষ। एकेडमी
সো এটা এবারে ফাইনালে পড়েছিল। এটা করেছিলে? মানে ইউআই যাদের ইউআই ইউএক্স প্লাস ফ্রন্ট এন্ড ছিল হুম। তাদের ফাইনালে পড়েছিল। পাশে বসছিল আর কি দেখছিলাম। किसी को ब्लेम करता है। स्क्रीन देख पा रहे हो जो ऑनलाइन में हो? Yes, sir. Yes, sir.
मैंने एक पेज क्रिएट किया और पेज क्रिएट करने के बाद उसको एडिट विथ एलिमेंटर में ओपन किया। एलिमेंटर क्या है? मैंने क्या बोला था? व्हाट इज एलिमेंटर? एलिमेंटर इज अ पेज बिल्डर। ठीक है, ऑब्वियसली एलिमेंटर इज अ प्लगइन, बस बट किस तरह का प्लगइन है? पेज बिल्डर प्रोवाइड है एलिमेंटर। ठीक है? तुम लोग आज ही आए क्या ऑफलाइन क्लास में? अच्छा, ऑफलाइन क्यों कर रहे हो? ऐसा ही, मतलब मर्जी हुआ ऑनलाइन और एक दिन ऑफलाइन और एक दिन ऑनलाइन। किधर है घर तुम लोगों का? किधर? मिदनापुर? ईस्ट और वेस्ट? तो मैंने एक पेज क्रिएट किया, ठीक है, जिसका नाम दिया मैंने होम। अब मैं वर्डप्रेस का डैशबोर्ड में आता हूँ तो देखो दिखा रहा है पेजेस के अंडर। पेज को क्रिएट करने के बाद उसको एक बार एलिमेंटर में ओपन कर लेना है। ठीक है, अगर जैसे मान लो मैंने एक दूसरा पेज क्रिएट कर रहा हूँ, क्या क्या था हम लोगों का जो टेम्पलेट था, न्यू बोल कर एक है। नैपबार में जो जो है हम लोगों को कहाँ पर यूएलएलआई में डालना होता है ना, न्यू बोल कर एक है। तो उसके लिए एक पेज क्रिएट कर लिए। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ व्हाट इज टेम्पलेट। जैसे मैंने यहाँ से चूज किया एलिमेंटर फुल विद, इसको पब्लिश किया, बैक टू वर्डप्रेस डैशबोर्ड। अब देखो, जैसे मैंने बोला था होम जो पेज क्रिएट हुआ है। अच्छा, वेबसाइट को एक बार रियल टाइम देख लेते हैं क्या चेंजेस। अभी तो कुछ शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने जो पेजेस क्रिएट किया है जैसे होम एंड न्यू, होम के पास देखो एलिमेंटर लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन और अगर होम के ऊपर मैं माउस ले भी जाता हूँ कर्सर, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडिट विद एलिमेंटर। अगर हम लोग यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर में क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है उसमें ओपन हो जाएगा एलिमेंटर में। लेकिन न्यू में देखो एलिमेंटर लिखा नहीं है, इसीलिए मैंने बोला जब हम लोग ब्लैंक पेज लेते हैं उसको पेज आफ्टर पेज क्रिएशन, ऊपर देखो एक ब्लू कलर का बटन है एडिट विथ एलिमेंटर। पेज क्रिएट करने के बाद ये बटन पे एक बार क्लिक करना है, मतलब इस पेज को एक बार एलिमेंटर में लोड कर लेना है। फिर एलिमेंटर यहाँ पर जाओ एंड यहाँ से एग्जिट टू वर्डप्रेस। अब अगर हम लोग पेजेस के अंदर जाएंगे तो देखो न्यू, होम के पास भी एलिमेंटर लिखा आ गया, न्यू के पास भी एलिमेंटर लिखा आ गया, और न्यू के ऊपर मैं माउस लेकर जाऊंगा तो यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। तो मैंने अभी दो पेज क्रिएट किया, और भी पेजेस हैं। होम डेकोर जितने भी पेजेस है हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा पहले, वेबसाइट में जितना पेजेस हम लोगों को चाहिए। ठीक है, होम डेकोर, ऐसे कॉपी कर लो।
अच्छा, इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। ये ये एक्चुअली ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट? कौन बोलेगा? ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब क्या है? क्या वेबसाइट कितने टाइप्स का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट आर देयर? इसमें भी एडिटिंग, सब में एडिटिंग चाहिए, इसमें भी लोड हो रहा है। पता नहीं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, कितने तरह का वेबसाइट होता है? Sir, personal portfolio website, e-commerce website, uh, SaaS type website, or SaaS और क्या? sir, showcase brand showcase type website. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट बेसिकली, एक है स्टैटिक वेबसाइट और एक होता है डायनामिक वेबसाइट। अच्छा, वो तो पता है। वही तो, ई कॉमर्स वगैरह ये सब डायनामिक वेबसाइट के अंदर आता है। अच्छा, और बाकी वो जो सब था वो स्टैटिक में आता है, राइट? स्टैटिक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये मैं एक बार दिखा देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट। यहाँ पर देखो टेम्पलेट बोलकर एक ऑप्शन है, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, देयर आर 4 ऑप्शन, डिफॉल्ट टेम्पलेट, एलिमेंटर कैनवास, एलिमेंटर फुल विथ एंड थीम, है ना। अब मान लो मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट में, डिफॉल्ट थीम जो बाय डिफॉल्ट रहता है उसमें ही रखा, और
यहाँ पर जाओगे तो व्यू पेज, तो कैसा दिख रहा है ये पेज, अभी मैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है। किसमें है, डिफॉल्ट टेम्पलेट, ये पेज पे आ जाओ, ये टेम्पलेट है डिफॉल्ट टेम्पलेट। अब इसको चेंज करके करते हैं एलिमेंटर कैनवास। अब यहाँ पर जाते हैं और इसको लोड करते हैं। अब क्या हुआ, पूरा क्लीन हो गया देखो। अच्छा, अब इसको करते हैं एलिमेंटर फुल विथ। अब क्या हुआ, सिर्फ लोगो आ रहा है। तो एलिमेंटर फुल विथ में अगर रखोगे तो मान लो मैं एक छोटा सा नैप बार क्रिएट करने दो मुझे, तब तुम लोगों का डिफरेंस पता चलेगा। सबको एक बार एडिट विद एलिमेंटर कर लेना है, ठीक है। Sit. अरे ठीक है, ये आएगा। सभी सभी पेज के पास एलिमेंटर शो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे, नैपबर कहा होता है अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर मेनू, मेनूज में हम लोग जाएंगे। अब एक नाम देते हैं, ये हेडर का मेनू है तो इसका नाम दिया हेडर मेनू, ठीक है। ऐड, ऑटो ऐड पेजेस, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेनू, मतलब तुम अगर पेज क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो मेनू पे इंक्लूड हो जाएगा। नहीं चाहिए मुझे। डिस्प्ले लोकेशन, ये मेनू किधर शो होगा, हेडर पे, ठीक है। क्रिएट मेनू, तो ये एक मेनू क्रिएट हुआ। अब मुझे मान लो एक यूएल लिया है, मेनू क्रिएट हुआ मतलब यूएल लिया है मैंने। अब मुझे इसमें एलआई सेट करना है, तो यहाँ पर देखो तुम मेनू के अंदर क्या क्या डाल सकते हो। वर्डप्रेस में ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्डप्रेस काम करता है। जैसे मेनू के अंदर तुम कैटेगरीज अगर कुछ क्रिएट किए हो उसको मेनू के अंदर डाल सकते हो। कस्टम लिंक, मतलब खुद से कुछ लिंक लिंक क्रिएट करके मेनू के अंदर डाल सकते हो। पोस्ट, तुमने अगर कुछ पोस्ट बनाया है उसको एज ए लिस्ट आइटम तुम मेनू के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। एंड पेजेस, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स एंड कैटेगरी, ये चारों तरह का, चारों ये जो ग्रुप्स है पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक्स एंड कैटेगरी, इनमें से तुम जो आइटम है इनमें से इसको तुम मेनू में इंक्लूड कर सकते हो। तो अभी तो हम लोगों का सभी है पेजेस के अंदर, तो हम लोग पेजेस पे गए, व्यू ऑल पे क्लिक किए तो हम लोगों का जितना भी पेजेस है सब शो हो गया। मुझे अब सभी मेनू में चाहिए, सिलेक्ट ऑल किया, ऐड टू मेनू, तो ये देखो मेनू के अंदर आ गया, ठीक है। अब मैं सेव मेनू, यहाँ पर जो बटन है सेव मेनू बटन पे क्लिक करता हूँ। अब वेबसाइट का जो होम पेज है वहाँ पर हम लोग जाते हैं और उसको रिलोड करते हैं, तो देखो ये मेरा मेनू आ गया। क्लियर, समझ में आया कैसे आया मेनू। अब देखो आई थिंक ये मेनू अनऑर्गेनाइज्ड है,
मतलब हम लोगों का डिजाइन में जैसा था, इसको ऑफ करते हैं। हम लोगों का डिजाइन में जैसा था, होम न्यू होम डेकोर, जो जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर देखो यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। होम के बाद होम दो बार क्यों आया है? हमने क्या दो बार होम मेनू में इंक्लूड किया है? अगर डिलीट करना है तो इसको यहाँ से रिमूव, सेव मेनू। अच्छा, व्यू ऑल इधर से सब कुछ इंक्लूड हो गया इसीलिए, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल होम क्यों दिखा रहा है? पता नहीं। एक बार यहाँ पर जाकर रिलोड करते हैं। ठीक है, अब एक लाइन पे आ गया। अब देखो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन नहीं हो रहा है। जैसे पहले हम लोगों का क्या था, होम था, उसके बाद न्यू, न्यू का एक ऑप्शन था। अब न्यू तो इधर आ रहा है, इसको ऑर्गेनाइज करना है। मेनू को ऑर्गेनाइज कैसे करना है? पुश न्यू, फिर उसके बाद होम डेकोर, होम डेकोर, फिर उसके बाद डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट, डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट, फिर उसके बाद बेड एंड बाथ, बेड एंड बाथ, सेल, सेल, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन आवर स्टोरी। हो गया, सेव। अब यहाँ पर आउटपुट चेक करते हैं। डन। बोलो, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोलो। कोई क्वेश्चन है किसी का? कैसे हम लोगों ने मेनू को क्रिएट किया? तो ये सर हम, ये जो नीचे था, जो नीचे था मेन्यू, इसको आपने ऊपर कैसे किया? अरे उसमें इसमें लिस्ट आइटम ज्यादा था, होम दो बार आ रहा था ना, अच्छा, तो इसमें सेट नहीं हो रहा था, इसीलिए नीचे आ रहा था। एक होम को डिलीट कर दिया, आइटम कम हो गए, वहां पर सेट हो गया। ठीक है, जगह नहीं मिल रहा था पूरा मेनू को यहाँ पर, इसलिए ये नीचे आ गया था। अब हम लोग जाएंगे, जैसे मैंने डिस्कस कर रहे थे वहां पर, जब हम लोग पेज क्रिएट कर रहे थे। अच्छा, पेज क्रिएट करने के बाद सेटिंग्स में आना है। सेटिंग से हम लोगों को जाना है रीडिंग के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये। वर्डप्रेस में ना तुम्हें होम पेज को डिफाइन करना होता है। बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में होम पेज डिफाइन नहीं रहता है बाय डिफॉल्ट। जैसे तुम लोगों ने पिछले दिन किया था, मैंने एक टास्क दिया था कि पोस्ट को डिस्प्ले करने को, अलग अलग एडिट एक्सेस क्रिएट करके, अकाउंट क्रिएट करके, तो तुम लोग जितना बार होम पेज में जाकर रिलोड कर रहे थे, तुम्हारा पोस्ट होम पेज में ही आ रहा था। क्योंकि एक्चुअली वर्डप्रेस में जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है, देखो, योर होम पेज डिस्प्ले, मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा होम पेज क्या दिखाएगा? योर लेटेस्ट पोस्ट। मतलब ये पोस्ट के अंदर जितना कुछ क्रिएट होगा वो ऑटोमेटिकली होम पेज पे शो करेगा। लेकिन मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, मुझे होम पेज एक स्पेसिफिक पेज बनाना है। तो यहाँ से इसको चूज करो, ये स्टैटिक पेज, योर होम पेज डिस्प्लेज, ये स्टैटिक पेज। अब होम पेज कौन सा होगा, यहाँ से चूज करो होम। क्लियर? पोस्ट पेज अभी हम लोगों को नहीं चाहिए, तो पोस्ट पेज अभी हम लोग नहीं क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसको सेव करो। तो जब भी तुम लोग कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो वर्डप्रेस में, तुम लोगों को पहले होम पेज को डिफाइन करना है। ठीक है, तो उसको कैसे करना है? सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर रीडिंग में जाकर तुम्हें होम पेज को डिफाइन करना है। अब ये जो दिखा रहा था, ये बेसिकली पोस्ट पेज है। अब हम लोग अगर इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पर ये है ओरिजिनल होम पेज। ये अभी ओरिजिनल होम पेज है। ठीक है, अब ये मेनू कैसे आया? मेनू तो मैंने मतलब डिजाइन तो नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पर जाकर एक मेनू क्रिएट किया। लेकिन ये जो रेड कलर का मेनू आ रहा है, यहाँ पर वेबस्कीटर्स लोगो नाम आ रहा है, ये तो मैंने कुछ नहीं डाला, कुछ नहीं डिजाइन किया। तो ये कहाँ से आ रहा है? बेसिकली हम लोगों ने जब होम पेज क्रिएट किया था, अगर हम लोग यहाँ से एडिट करेंगे, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन देता है, एक एडिट और एक एडिट विथ एलिमेंटर। अगर नॉर्मल एडिट बटन पे क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट एडिटर है, जिसको हम लोग गुटेनबर्ग बोलते हैं, उसमें ओपन हो जाएगा, डिफॉल्ट एडिटर में।
यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखो टेम्पलेट क्या है, एलिमेंटर फुल विद है। अगर हम लोग एलिमेंटर कैनवास यूज करते हैं और इसको सेव करते हैं, अब इसको लोड करते हैं, ये अभी तक क्या था, एलिमेंटर फुल विद। तो फुल विद में क्या रहा था, ये मेनू खुद ब खुद आ रहा था। फुटर का मेनू भी आ रहा है, देखो ऑलरेडी रिजर्व बोलकर एक टेक्स्ट आ रहा है, दैट इज फुटर। ठीक है, अब हम लोग इसको रिलोड करते हैं, क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, दैट इज एलिमेंटर कैनवास। एलिमेंटर कैनवास में क्या होता है, क्या डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये टेम्पलेट। एलिमेंटर कैनवास मतलब सब सब कुछ तुम स्क्रैच से बनाओगे, हेडर भी तुम स्क्रैच से बनाओगे, फुटर भी तुम स्क्रैच से बनाओगे। लेकिन अगर एलिमेंटर फुल विद यूज कर रहे हो, ये क्या करता है, फुल विद एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंटर फुल विद एंड एलिमेंटर कैनवास। एलिमेंटर कैनवास में तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग खुद से क्रिएट करना है, क्लियर। लेकिन अगर तुम एलिमेंटर फुल विद चूज कर रहे हो, उसमें तुम क्या करोगे, उसमें क्या होता है, मान लो मैं टेम्पलेट को अगर ओपन करता हूँ, किधर गया, ये हमारा डिजाइन है। तो ये जो डिजाइन का हमारा क्या है, हम लोगों का एक हेडर सेक्शन है और एक फुटर सेक्शन रहता है हर एक वेबसाइट में, ये तो कॉमन है, हेडर एंड फुटर। तो एलिमेंटर फुल विद अगर तुम यूज करोगे, तो ये हेडर और फुटर तुमने जो थीम चूज किया उसका होगा, और बीच का जो सेक्शन है, हीरो सेक्शन, बॉडी एरिया जो है बीच का कंटेंट सेक्शन, वो तुम खुद से डिजाइन करो। समझ में आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंटर फुल विथ एंड एलिमेंटर कैनवास। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर हम लोग, जैसे मैंने यहाँ पर एलिमेंटर फुल विथ यूज, अभी क्या है देखते हैं, रिलोड करते हैं। एलिमेंटर कैनवास है, ठीक है, तो एलिमेंटर कैनवास में पूरा क्लीन हो गया। अभी हम लोग यूज करते हैं जो डिफॉल्ट रहता है, अगर ये रहता है डिफॉल्ट टेम्पलेट, जब हम लोग बाय डिफॉल्ट कोई पेज क्रिएट करते हैं तो ये यही रहता है, टेम्पलेट में यही लिखा रहता है डिफॉल्ट टेम्पलेट। अगर तुम इसको हाथ ना लगाओ तो बाय डिफॉल्ट यही रहता है डिफॉल्ट टेम्पलेट। तो इसमें क्या होता है, अगर इसको सेव करते हैं और होम पेज को रिलोड करते हैं, तो इसमें क्या होगा, देखो डिफॉल्ट टेम्पलेट में क्या होता है, डिफॉल्ट टेम्पलेट में नैप बार भी आएगा और पेज का जो नेम है वो भी देखो मिडिल में शो कर रहा है। तो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट में सब कुछ शो करता है, इसीलिए हम लोग डिफॉल्ट टेम्पलेट लेकर नहीं काम करते। ठीक है, मतलब ये जो पेज का नाम है वो भी आएगा, मतलब अगर हम लोग गुटेनबर्ग एडिटर से कुछ एडिट कर रहे हैं वो भी शो करेगा डिफॉल्ट टेम्पलेट में, और एलिमेंटर से कुछ एडिट कर रहे हैं वो भी शो करेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग डिफॉल्ट एलिमेंटर अगर पेज बिल्डर यूज कर रहे हैं तो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट को हम लोग हटा देते हैं, या फिर हम लोग एलिमेंटर कैनवास यूज करते हैं, या फिर हम लोग एलिमेंटर फुल विद यूज करते हैं। अब तुम लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा लेना है, कैनवास लेना है कि फुल विद लेना है। वही मैंने क्लियर कर दिया कि अगर कैनवास लोगे तो क्या होगा, अगर एलिमेंटर कैनवास हम लोग अगर लेकर काम करेंगे और इसको रिलोड करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, हेडर फुटर कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ तुम्हें खुद से डिजाइन करना है। लेकिन अगर तुम वही पेज पे आकर एलिमेंटर फुल विद लोगे और सेव करो और इसको रिलोड करते हो, तो ये कहाँ से हेडर और फुटर को ले रहा है, थीम से। तो थीम से ले रहा है मतलब अगर हम लोग थीम चेंज करेंगे तो इसका स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग एक ड्रॉप डाउन करते हैं तब हम लोगों को अच्छे तरीके से पता चलेगा। मेनूज पे जाते हैं, अच्छा मान लो एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, मान लो इसके अंदर एक टेस्टिंग करते हैं, एक कस्टम लिंक क्रिएट करते हैं, इसका नाम देता है ड्रॉप डाउन। यूआरएल अभी कुछ नहीं है, हैश डालकर छोड़ दो, ऐड टू मेनू, ऐड हो गया। अब ड्रॉप डाउन के अंदर मुझे ड्रॉप डाउन आइटम, ऐसे कस्टम चीज भी तुम मेनू के अंदर डाल सकते हो, ऐड टू मेनू, ऐड टू मेनू थोड़ा है,
तीनों ड्रॉप डाउन मारे अब इसको सेव करते हैं, आउटपुट चेक करो, आ गया। अब ये ड्रॉप डाउन आइटम को, ये ड्रॉप डाउन पे अगर हम लोग माउस लेकर जाए तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे ओपन होता है वैसे ओपन करना है। तो कैसे क्रिएट करना है ड्रॉप डाउन को, बहुत इजी है। सिर्फ इसको सिलेक्ट करो और थोड़ा सा जिसके अंदर ड्रॉप डाउन होगा उसके नीचे अंदर की तरफ पुश करो। मान लो जैसे ड्रॉप डाउन के अंदर मैंने इसको बनाना है ड्रॉप डाउन को, तो उसके अंदर पुश किया। अगर मान लो तुमने कहा कि सर इंस्पिरेशन जो है उसके अंदर मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए, तो इसको ऐसे छोड़ दो, तो ये ड्रॉप डाउन इंस्पिरेशन के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम लोग ड्रॉप डाउन के अंदर क्रिएट कर रहे हैं ड्रॉप डाउन, इसको पुश करो, ये एक होगा, देखो सब आइटम बोलकर मार्क हो रहा है, हो गया। अब मैंने मेनू को सेव किया, अब यहाँ पर आते हैं, रिलोड करते हैं, देखो ड्रॉप डाउन क्रिएट हो गया, क्लियर। Yes. अब हम लोग ये तो, अब जो थीम है जैसे मैंने बोला ये थीम से कनेक्टेड है, अगर हम लोग अपीयरेंस पे जाके थीम्स को चेंज करेंगे तो वो मेनू का स्टाइल भी देखना चेंज हो जाएगा। मान लो ऐड थीम्स में हमने गए और कोई एक थीम्स ले लेते हैं, यहाँ पर तुम कौन सा थीम कैसा है, यहाँ पर जाकर तुम प्रीव्यू में क्लिक करोगे तो वो थीम प्ले होगा, कि वो थीम कैसा रहेगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं कैसा है। मान लो ऐसा चाहिए, ये आई थिंक ठीक लग रहा है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट, तो अभी हमारा ये थीम एक्टिवेट है। अब रियल टाइम में जाते हैं और आउटपुट चेक करते हैं, हुआ अपडेट। अब देखो पेजेस में जाकर हम लोगों को देखना है, आई थिंक ये थीम के साथ मेनू आता नहीं है। अच्छा टेम्पलेट चेंज हो गया, हम्म, आई थिंक ये थीम से नहीं होगा, ये थीम एलिमेंटर को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर एलिमेंटर का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। दूसरा थीम चाहिए जो एलिमेंटर को सपोर्ट करता हो। डीएक्टिव, पहले दूसरा थीम को एक्टिव करना होगा, फिर इसको डिलीट करना होगा। ऐसा थीम चाहिए जो एलिमेंटर को सपोर्ट करे, ठीक है। कोई बेसिक से ये ले लेता है इंस्टॉल, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो थीम से लिंक्ड है वो। अगर हम लोग एलिमेंटर फुल विथ चूज कर रहे हैं, रिलोड, ये भी आई थिंक सेम, ये भी एलिमेंटर को आई थिंक सपोर्ट नहीं करता होगा। हाँ और एक थीम था एलिमेंटर का, ये डाल, देखो इस थीम में तो नैपबार ही नहीं है, देखो नैपबार हट गया, आई थिंक मेनू ऑप्शन ही नहीं है।
लेकिन थीम के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए सिर्फ एलिमेंटर फुल विद में सिर्फ लोगो, हेडर में जो लोगो रहता है वो शो कर रहा है। अच्छा, इसको एक बार एक्टिवेट कर देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट रहता है हमारा, ये बाय डिफॉल्ट सभी वर्डप्रेस में रहता है, ठीक है, 2025। इसमें भी आई थिंक मेनू नहीं है, ये थीम्स में मेनू ही नहीं है। ये देखो मेनू का मेनू है, मेनू हम लोगों ने क्रिएट किया इसलिए शो कर रहा है, लेकिन थीम्स के अंदर मेनू है ही नहीं, इसीलिए मेनू यहाँ पर डिजाइन होकर आ ही नहीं रहा है। क्लियर? अगर प्रीमियम थीम लेंगे तो आ जाएगा, अभी छोड़ो प्रीमियम थीम, अभी हम लोगों को नहीं चाहिए अभी, मैं बाद में दिखाऊंगा। नहीं चाहिए, डिलीट करो। अभी इतना याद रखो, हम लोगों को एलिमेंटर कैनवास लेकर काम करना है, फुल विद अभी लेना नहीं है। फुल विद हम लोग कब लेंगे, जब थीम का हेडर स्टाइल और फुटर स्टाइल हम लोग यूज करेंगे, तब हम लोग एलिमेंटर फुल विद लेकर काम करेंगे। अभी हम लोग एलिमेंटर कैनवास मतलब सब कुछ स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, मतलब एक वाइट क्लीन पेज आ जाएगा, जैसे तुम लोग HTML भी करते हो स्क्रैच से, एकदम ऐसे ही स्क्रैच से हम लोग डिजाइन करेंगे। तो क्लियर हुआ पेज को कैसे लेना है, मेनू कैसे क्रिएट करना है? बोलो इतना तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करना है? अभी तो नहीं चाहिए, हटा दो। স্যার স্যার এলিমেন্টার ক্যানভাসে স্ক্র্যাচ থেকে যেটা ক্রিয়েট করব, মানে যা ক্রিয়েট করব, হেডার হোক ফুটার হোক বডি হোক, তো ওটা কি ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতর থেকেই করব নাকি? সব ওয়ার্ডপ্রেসের ভেতরেই হবে, সব ওয়ার্ডপ্রেসের মধ্যেই ক্রিয়েট করবো। যখন ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে সাইট বানাবো ফুল ওয়ার্ডপ্রেস দিয়েই ক্রিয়েট হবে, মানে ওয়ার্ডপ্রেসের এমনভাবে বানাবো যে ওয়ার্ডপ্রেসের ফ্রন্ট এন্ড থেকে আমি চেঞ্জ করলে আমার ওয়েবসাইটে সেই চেঞ্জ রিফ্লেক্ট হবে, कोडिंग এর মধ্যে আমাকে ঢুকতেই হবে। तो हम लोग अभी हम लोगों का डिज़ाइन का जो पेज है वो होम होम पेज है, तो अभी हम लोग होम पेज को डिज़ाइन करते हैं। चलो, तो यहाँ पर जाकर एडिट विथ एलिमेंटर, तो एलिमेंटर का जो यूजर इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो एलिमेंटर क्या है? एलिमेंटर इज ए पेज बिल्डर, जो मैंने बोला था, तो एलिमेंटर के अंदर ओपन होगा कुछ इस तरह का एलिमेंटर का यूजर इंटरफेस है, ठीक है, इसको हम लोग इधर भी रख सकते हैं। क्या क्या थोड़ा सा यूजर इंटरफेस का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे ये जो लेफ्ट हैंड में है, मान लो लेफ्ट हैंड इज योर टूल बार, ठीक है, ये जो लेफ्ट हैंड में है यहाँ पर सब कुछ है जो हम लोगों को यूज करना है, टैब्स, अकोर्डियन, पता ही है ये सब, इमेज कैरोसेल, ठीक है, काउंटर वगैरह, ये सब यहाँ पर है जो हम लोग यूज करेंगे। बीच में जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है दैट इज वर्किंग एरिया, जहाँ पर हम लोग काम करेंगे। राइट साइड में देखो स्ट्रक्चर बोलकर एक पैनल है, दिख रहा है? अगर हम लोग इसको क्लोज करते, कभी कभी हम लोग क्लोज भी कर देते हैं, तो कहाँ से ओपन करना है उसको? ये से, स्ट्रक्चर का नाम दिया है स्ट्रक्चर, बेसिकली दैट इज ए लेयर पैनल। लेयर पता है तुम लोगों को व्हाट इज लेयर? जैसे तुम लोग फिग्मा का टेम्पलेट HTML में कन्वर्शन किया है, तो वहाँ पर तो लेयर रहता ही है। तो स्ट्रक्चर तुम लोग मान लो ये जो पैनल है दैट इज लेयर पैनल, देखो आइकॉन भी लेयर पैनल का ही है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये हमारा लेयर पैनल है। अभी तो कुछ नहीं है, ब्लैंक लेयर है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कुछ ऑप्शन है, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइट सेटिंग्स बोलकर एक ऑप्शन है। साइट सेटिंग्स में क्या होता है? साइट सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे तुम लोग जब HTML करते हो, मान लो HTML CSS से कोई भी वेबसाइट तुम लोग डेवलप करते हो, तो पहले कौन सा काम तुम लोग करते हो? कौन सा क्या करते हैं? रिसेट, मतलब reset.css लिंक करते हैं, या फिर reset.css बोलकर एक फाइल होता है, कभी लिंक किया है उसको? कस्टम भी ओपन भी करते हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद रिसेट करने के बाद क्या करते हैं? फॉन्ट वगैरह फॉन्ट स्टाइल्स कहाँ पर लेते हैं?
कोई ड्रॉप में कहाँ पर उसको क्या क्या बोलते हैं उसको? समझा नहीं। फॉन्ट फैमिली फॉन्ट फैमिली, कलर्स, इसको हम लोग कहाँ पर लेते हैं? CSS में सीएसएस टॉपिक आ गया सर कि बॉडी किस में लिखते हैं? कौन सा टैग में लिखते हैं? बॉडी से CSS फाइल में फॉन्ट फेस था क्या, और एमनी कलर्स वगैरह जो रूट रूट उसको हम लोग क्या, रूट वेरिएबल में। हाँ वही तो हम लोग वेरिएबल में ले लेते हैं ना, कलर वगैरह जितना भी H1 H2 सब लोग हम लोग वेरिएबल में ये कर लेते हैं, ठीक है। तो वही, तो उसको हम लोग रूट के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो रूट डायरेक्टरी नहीं है, यहाँ पर कौन से इसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर एलिमेंटर का जो आइकन है यहाँ पर जाना है और साइट सेटिंग्स में तुम्हें जाना है। अब यहाँ पर देखो तुम्हें मिल जाएगा ग्लोबल कलर, ग्लोबल फॉन्ट, टाइपोग्राफी, बटन, इमेज, फॉर्म फील्ड, ठीक है, हेलो थीम हेडर, हेलो थीम फुटर, साइट आइडेंटिटी, बैकग्राउंड लेयर। सेटिंग्स के अंदर अभी मत आओ, अभी ये डिजाइन सिस्टम, ये किसके अंदर आता है? डिजाइन सिस्टम। अब डिजाइन सिस्टम क्या होता है? जैसे कोई भी, अगर हम लोग फिग्मा का कोई भी डिजाइन ले लेते हैं तो उसमें एक डिजाइन सिस्टम होता है। डिजाइन सिस्टम किधर मिलता है हम लोगों को फिग्मा में पता है? इधर मिलता है। ये देखो टाइप टूल, टेक्स्ट स्टाइल क्रिएट किया है, एक हेडिंग स्टाइल क्रिएट किया है, एक पैराग्राफ स्टाइल क्रिएट किया है, एक कार्ड हेड क्रिएट किया है। तो यहाँ पर एक प्लगइन्स है, अगर किसी ने फिग्मा को, तो सब ऐसे तैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है, मतलब सब बेकार, सब लोगों का डिजाइन है, कोई डिजाइन सिस्टम मेंटेन नहीं होता है, भूलभाल लॉजिक से डिजाइन करते हैं। अगर कोई प्रॉपर फिग्मा का फाइल को डिजाइन करेगा तो हम लोग फिग्मा पे जाके, ये एक प्लगइन है काइजेन बोलकर, इस प्लगइन को रन करते हैं। जैसे तुम लोग क्या करते हो, CSS सब हाथ से लिखना पड़ता है रूट के अंदर, कलर का जो हेक्स डिजिट कोड है उसको कॉपी करने रूट के अंदर मेंशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर तुम लोग जाओगे और ये देखो एक्सपोर्ट बोलकर एक ऑप्शन है। अब किस किस को एक्सपोर्ट करना है? वेरिएबल कलेक्शन को एक्सपोर्ट करना है, टेक्स्ट को एक्सपोर्ट करना है, लोड एंड रेंडर प्रेजेंट, हाँ। अच्छा ये प्रेजेंट हो रहा है, मुझे प्रेजेंट नहीं करना था। एक्सपोर्ट, तुमने कभी ट्राई किया है? ये देखो मैंने एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक किया तो ये फाइल पे जितना वेरिएबल्स क्रिएट हुआ है सब आ गया। हमने इसको कॉपी करना है, VS कोड में जाकर पेस्ट कर देना है। সেটা অটো জেনারেট করে দেয় यस, মানে শুধু সিএসএস শুধু ডিজাইন সিস্টেম, নট CSS, ডিজাইন সিস্টেম মানে যেগুলো কালার নেওয়া আছে, দেখো উপরে দেখো কালার গুলো নেওয়া আছে না, এমনকি ভেরিয়েবলস এর নাম পর্যন্ত চলে আসে, গোল্ড, ব্রাউন, BG2 যে নাম দিয়ে ডিজাইনার কাজ করেছে, টেক্সট স্টাইল H1 এ কি স্টাইল নেওয়া আছে, टॉप हेडे की स्टाइल नेওয়া আছে, ইচ এন্ড এভরিথিং দেখো চলে এসেছে, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से अब इसको हम लोग जेसन में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको JS में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रिएक्ट वगैरह में काम कर रहा है तो, ठीक है, और CSS में भी एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये तभी आएगा, मतलब ये डिजाइन सिस्टम जो है ना, ये वेरिएबल्स तभी आएगा जब किसी डिजाइनर ने फिग्मा में वैसे ही काम किया है, डिजाइन सिस्टम को क्रिएट किया है, वरना नहीं आएगा, ठीक है। तो तुम लोग यूज कर सकते हो, अगर कोई भी बड़ा कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हो तो ये प्लगइन्स रन करना कीजेन बोलकर, तो पूरा CSS जनरेट करके तुम्हें दे देगा। रूट का मतलब डिजाइन सिस्टम का CSS, नॉट पूरा, डिजाइन सिस्टम का CSS देगा। तो मुझे अब क्या करना है? मुझे अभी तो वही देखना है कि कौन सा कलर मुझे चाहिए। जैसे यहाँ पर ये एक कलर है, ये देखो डिजाइन सिस्टम में लिया है, ब्राउन बोलकर लिया है, ठीक है। तो मैं उस प्लगइन को और एक बार रन करता हूँ।
पहले कलर को लेते हैं, ब्राउन ये वाला हेक्स कोड मुझे मिल गया, कॉपी, ग्लोबल कलर्स के अंदर आओ, तो ये प्राइमरी कलर है, प्राइमरी कलर का जो बॉक्स है उसमें मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव चेंजेस। ठीक है, जितना भी कलर्स थीम में है उन वो सबको हम लोगों को चाहिए। और क्या है देखना पड़ेगा, और कहाँ कौन सा कलर यूज किया है। ये भी ब्राउन ही है, टेक्स्ट में नॉर्मल ब्लैक यूज हुआ है, तो कुछ कलर मुझे दिख नहीं रहा है। अच्छा यहाँ पर एक है कॉपी, जितना भी कलर्स यूज है सबको तुम्हें इसमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, पैराग्राफ में कौन सा कलर यूज है, ब्लैक, 50% ओपासिटी। স্যার এই ডিজাইন সিস্টেমের যে কোডটা আপনি বার করলেন ওটা তখনই দরকার পড়ে যখন কোনো কালারের টেক্সট কোড দেওয়া থাকে না। হেক্স কোড দেওয়া থাকে না, না হেক্স কোড দেওয়া আছে, ওটা ভ্যারিয়েবলস নিয়ে কাজ করেছে। হেক্স কোড পাওয়া যাবে না কেন, এখান থেকে সেটা তুমি হেক্স কোডটা তুমি পেয়ে যাবে এখান তখন থেকে। ওই ব্রাউনটা যেমন ব্রাউন লেখা ছিল, text ব্রাউন code টা লেখা ছিল তো ও ওই ভ্যারিয়েবলসটার নাম ব্রাউন দিয়েছে। তোমার যদি এই হেক্স কোডটা দরকার হয় তুমি এখানে হ্যাঁ, ক্লিক এখান থেকে করবে, তো পাওয়াই যাবে। হ্যাঁ এখান থেকে তখন মানে তোমাকে ঘুরে ঘুরে বার করতে হবে জিনিসটা, হ্যাঁ অথবা এইখান থেকে বেসিক্যালি ফিগমাতে এইখানে ভ্যারিয়েবলস এর আন্ডারে সব ভ্যারিয়েবলস গুলো থাকে, তো এইখান থেকে তুমি কোডগুলোকে নিতে পারবে, মানে তখন এখান থেকে নিতে হবে। এখানে অ্যাকচুয়ালি নিজের কাজের জন্য পুরো সেট করে রাখা আর কি। সেট করে রাখা এই ভ্যারিয়েবলস থেকে, যেরকম আমরা সিএসএস এ গিয়ে আগে রুট ডাইরেক্টরিতে টেনে নিই, হ্যাঁ সেরকম যারা ডিজাইনার আছে তারা ডিজাইনাররা এই ভ্যারিয়েবলস এ এসে ধরে নাও ওটাই এদের রুট ডাইরেক্টরি, এখানে এসে ওরা কালার বিভিন্ন রকম যেগুলো গ্লোবাল যেগুলো বারবার ইউজ করতে হবে সেগুলো করে টেনে রাখে, যাতে হেক্স কোডটা বারবার মেনশন করতে না হয়। टेक्स्ट का कलर है ब्लैक, तो फुल ब्लैक एंड ओपासिटी रहेगा 50%। तो इसका ओपासिटी कैसे हम लोग 50% करेंगे, क्या बार से नहीं करना है, कोड से करना है, कोड बोलो 0 क्या डालना है, 50% है, 0.5 ठीक है। सेव चेंजेस, और तो कुछ कलर मुझे दिख नहीं रहा है। ये कलर है आई थिंक जो गोल्ड बोल कर लिया था। कॉपी, इसको हम लोग एक्सेंट में डालते हैं। एक्सेंट मतलब होवर फॉरवर्ड पे हम लोग जो कलर यूज करते हैं दैट इज एक्सेंट कलर हम लोग बोलते हैं। ये चारों कलर है, इसको हम लोग ग्लोबल कलर्स में, मतलब मान लो जैसे तुम लोग सीएसएस में रूट के अंदर सेट करते हो वैसे ही मैंने रूट के अंदर ये कलर को सेट किया, ठीक है।
तो हमने जैसे फॉन्ट को लिया है डिजाइन सिस्टम के अंदर, सॉरी कलर्स को लिया है, अभी हमको लेना है ग्लोबल फॉन्ट्स। देखते हैं क्या फॉन्ट यूज किया है। आई थिंक वही सेम फॉन्ट में ही है। BODONIFLF। और ये क्या है, दो फॉन्ट दिख रहा है, एक ये DM Sans, ये भी क्या है DM Sans एंड वो ग्लोबल फॉन्ट। क्लिक, आ गया। ঠিক আছে, স্যার এটাতে এক্সটার্নালি কি করে অ্যাড করতে পারি? অ্যাড করতে পারি আপাতত গুগল ফন্টে যেগুলো আছে সেটা দেখে না, এক্সটার্নালি আমি দেখিয়ে দেবো কেউ অ্যাড করতে হবে। সিএসএস আমরা কিভাবে এক্সটার্নালি ফন্ট অ্যাড করি যদি সেটা গুগল ফন্ট अवेलेबल ना था? गूगल में अवेलेबल है तो इंपोर्ट करने का कैसे कैसे इंपोर्ट करते हैं? फॉन्ट फेस डाउनलोड करके फॉन्ट फेस डाउनलोड करके फॉन्ट फेस से उसको फाइल को लिंक कर देते हैं। टेक्स्ट ठीक है। अच्छा H1 आई थिंक उन्होंने लिया है, दैट इज H1। H1 का यूज किया, सेक्शन हेडिंग में H1 डाल दिया, बोलो। ये तो H2 है। अब फॉन्ट सेट करने के बाद बैक, यहाँ पर देखो टाइपोग्राफी है, इसके अंदर चलो। बॉडी में बाय डिफॉल्ट क्या चाहिए हम लोगों को? DM Sans। पैराग्राफ DM Sans में है। फॉन्ट साइज अभी तो नहीं डालना है, छोड़ दो इसको, ऑटो रखते हैं। 18 है, 18 है और लाइन हाइट है 28। अब फॉन्ट साइज को देखो कैसे डालना है। सबसे प्रॉब्लम जो रिस्पॉन्सिव डिजाइन में करता है वो है फॉन्ट साइज, क्योंकि एक फॉन्ट है जिसको हम लोगों को हर एक ब्रेक पॉइंट के अंदर उसका साइज को हम लोगों को डिक्रीज करना पड़ता है ना। तो तुम लोग कैसे करते हो इसको, फॉन्ट साइज को कैसे छोटा करते हो? डिवाइस टू डिवाइस मेंशन करके ब्रेक पॉइंट से पिक्सल पिक्सल फॉन्ट साइज पिक्सल यूज करता है, छोड़ दो पिक्सल आज से यूज करना। देखो फॉन्ट साइज का एक ट्रिक है, जैसे यहाँ पर क्या है 18 पिक्सल है, चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पर लिखो $15px and is 28. गिव एक प्रॉपर्टी है क्लैंप बोलकर, यूज किया हो कभी? रेस्पॉन्सिव
रेम भी एक है। रेम रेम क्या होता है बोलो तो, रेम कैलकुलेट होता है व्यू पोर्ट के हिसाब से। अगर हाँ, व्यू पोर्ट अगर तुम्हारा छोटा होगा तो वो भी डिक्रीज होगा। देखो कितना ब्रेक पॉइंट मेंशन किया, ये देखो ये एक लाइन में आ गया। ये हम लोग यूज करते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी है, क्लैंप। ये तुम लोग भी यूज कर सकते हो जब लोग तुम लोग HTML कोडिंग कर रहे हो। पहले तो डेस्कटॉप व्यू में फॉन्ट साइज को हम लोग VW से भी मेंशन करते हैं। ये कभी किया है VW? করেছি স্যার। হ্যাঁ স্যার আমি ইউজ করেছি। VW फॉन्ट साइज আমরা यूज করি। एक वेबसाइट है PX टू VW हाँ, कन्वर्टर, यूज किए थे? बॉर्डर वगैरह क्यों? और सर वो जो सेक्शन का बॉर्डर बनाते हैं ऊपर नीचे में, तो वो प्रॉब्लम करते हैं ना जब स्क्वीज करते हैं। हाँ, बॉर्डर बॉर्डर स्केल नहीं होता है, स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा एग्जैक्टली वही वही वही। तो मान लो जैसे मैंने 18 पिक्सल व्यू पोर्ट विद 1920 तो कैलकुलेट, तो ये VW का VW का यही प्रॉब्लम है कि देखो हर एक ब्रेक पॉइंट में VW का प्रॉब्लम क्या है बोलो तो, एच हम लोग ज्यादातर VW H1 में यूज करते हैं। मान लो जैसे ये जो डिजाइन है, मान लो H1 में कितना फॉन्ट साइज, 48, ठीक है। ये यहाँ से मिलेगा मेरा फॉन्ट साइज 48 है। अब 48 VW में क्या होगा, VW का फायदा यही है कि VW में अगर तुम करोगे तो वो व्यू पोर्ट का जो विड्थ है, अगर व्यू पोर्ट का विड्थ तुम्हारा डिक्रीज होगा तो फॉन्ट साइज भी डिक्रीज होगा, मेंटेन होगा, ठीक है। लेकिन VW का डिसएडवांटेज यही है कि अगर तुम मोबाइल व्यू पे आ जाते हो ना तो बहुत इतना छोटा हो जाता है। अगर तुम लोग मान लो जैसे 48 है तो VW वैल्यू क्या आएगा, कैलकुलेट। तो VW वैल्यू 2.5 VW है। अगर हम लोग CSS में जाके फॉन्ट साइज 2.5 VW मेंशन कर दे, डेस्कटॉप व्यू में तो परफेक्टली स्केल अप स्केल डाउन होगा, लेकिन जब उसको छोटा करके 320 भी या फिर उससे भी नीचे ले जाओगे ना, दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा छोटा हो जाएगा। इसीलिए ये वेबसाइट क्या करता है, हर एक ब्रेक पॉइंट में VW का साइज क्या होगा वो देखो दे देते हैं, ठीक है। देखो जितना छोटा हो रहा है, जैसे 320 में 15 VW हो गया, जो अभी 2.5 VW है, ठीक है। तो अब ऐसा तो मेंशन करना इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए अभी मॉडर्न टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉन्ट साइज को ऐसे मेंशन करते हैं, क्लैंप, CLAMP क्लैंप। ये क्लैंप तुम हर जगह, सिर्फ फॉन्ट साइज में नहीं, जहां पर भी साइज यूज कर रहे हो वहां पर तुम यूज कर सकते हो। क्लैंप बेसिकली क्या करता है, यहाँ पर ही तुम्हारा मीडिया क्वायरी हो जा रहा है। ये है मैक्सिमम, ठीक है, ये मिड रेंज और ये है मिनिमम। मतलब फॉन्ट का एक मैक्सिमम और मिनिमम मैंने मेंशन कर दिया। 18 पिक्सल इज द मैक्सिमम और मिनिमम इज द, अब 18 पिक्सल को VW में कन्वर्ट किया और 14 पिक्सल इज द मिनिमम, ताकि VW ज्यादा, मतलब व्यू पोर्ट अगर ज्यादा छोटा हो जाए VW का वैल्यू भी कम हो जाएगा, लेकिन वो तब नेग्लेक्ट करेगा, तब मिनिमम हमने जो मेंशन किया उसी को पकड़ेगा। तो इसको कॉपी करो, ये रिस्पॉन्सिव वैल्यू है, तो इसके लिए मुझे एक भी मीडिया क्वेरी नहीं लिखना पड़ेगा, फॉन्ट साइज के लिए पूरा ऑप्टिमाइज होकर आएगा। यहाँ पर जाओ, यहाँ पर देखो ये एक ऑप्शन है, पेस्ट, सेव चेंजेस, क्लियर, बॉडी हो गया। इसको एक बार रिलोड करो तो, वो लाइन हाइट नहीं दिया, लाइन हाइट साइड सेटिंग, टाइपोग्राफी, लाइन हाइट का भी एक वैल्यू दिया है मुझे,
पेस्ट। ठीक है, बॉडी फॉन्ट हम लोगों का डिफाइन हो गया। नेक्स्ट है हम लोगों का H1। H1 तो इधर मिलेगा, 48 है। फॉन्ट साइज 8px, साइज lowest 26। H1 टाइपोग्राफी BODO यही था। फॉन्ट साइज, लाइन हाइट तो ऑटो है, सेव चेंजेस। H1 हमारा हो गया। नेक्स्ट है H2। H2 का प्रॉपर्टी देखो क्या है। H1 और H2 एकदम सेम है। तो और क्रिएट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग उसी को इंसर्ट कर देंगे। ये टॉप हेड, इसको H6 के अंदर लेते हैं। अब देखो जो डिजाइनर है वो कहाँ पर गलती की कि सिर्फ H1 मेंशन किया, H2 नहीं है, H3 नहीं है, H4 नहीं है, H5 नहीं है। तो अब मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है कि मुझे कौन सा फॉन्ट को H2 में लेना है, कौन सा को H3। ये एक्चुअली डिजाइनर का काम है। तो अगर वो डिजाइनर फिग्मा में डिजाइन सिस्टम प्रॉपर मेंटेन करता तो मुझे ये सब करने का कोई जरूरत ही नहीं था, मैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर ले सकता था उसको। अच्छा, क्या है 20, फॉन्ट वेट है मीडियम। मीडियम मतलब क्या है 500, और फॉन्ट साइज है 20। इस दे दिया। ओके, सेव। ठीक है, H1 H2 हो गया। नेक्स्ट कार्ड हेडिंग को हम लोग ले सकते हैं। इसका भी 20 साइज है।
कार्ड है 24 24 इसको हम लोग लेते हैं H1 H2 H5 में लेते हैं। चलो कुछ करते हैं, अब तो कुछ नहीं है। तो हमारा अच्छा पेज को ना हम लोग एक बार बैकअप कर लेते हैं। सर मिलता है उसमें साइज नहीं बढ़ा सकते सर। किसमें? फ्री होस्टिंग में जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया उसमें मैक्सिमम अपलोड साइज 20 MB ही देगा। फ्री होस्टिंग कहाँ पर किया हो? इन्फिनिटी फ्री वो htxs जो फाइल है उसको एडिट कर नहीं हुआ। फिर तो php ini उसका वो फाइल फॉन्ट नहीं देता वो वही फाइल मतलब वहां से डिक्रीज किया हुआ है। फ्री होस्टिंग है ना इसीलिए रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, स्टोरेज कम मिलेगा। इसमें स्टोरेज तो ऐसे तो फाइल 5 GB का दिया हुआ बट अपलोड नहीं। वो php.ini पे जाके एडिट करना पड़ेगा। फ्री वाले में वो एक्सेस नहीं देता उसका। वही तो लिमिटेशन है, कुछ तो लिमिटेशन रहेगा। 5 GB इसलिए दिया। क्या क्या बोला? मैंने कभी यूज नहीं किया। मैक यूज करता था 000 वेब होस्ट, लेकिन अभी तो मेरे पास होस्टिंग का एक्सेस है इसलिए मेरे को जरूरत नहीं पड़ता। क्या बोला नाम? इन्फिनिटी फ्री फोन में इन्फिनिटी फ्री इन्फिनिटी फ्री। अच्छा ये सर ऐसे किसी को लिंक वगैरह शेयर करके जैसे हम लोग गिटहब में करते GitHub हैं। में करते थे वैसे नहीं कर सकते दोबारा। गिटहब में अपलोड नहीं होगा ये। हाँ नहीं मेरे पास WP है उसमें देता है लाइव सर्वर में
जब तक सर्वर ऑन रहेगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि फ़ोन में ना वो कुछ इमेज ब्रेक हो रहे हैं ओपन। क्या है? क्या है बोलो? सर WP करके एक लाइव सर्वर है ना, जो कि लोकल सर्वर भी देता है और लाइव सर्वर भी देता है। लाइव सर्वर भी देता हाँ, है? लाइव सर्वर भी देता है। क्या नाम बोला, फ्री में? हाँ, WP ज़ैम के जगह ज़ैम का जैम का अल्टरनेटिव है? सिर्फ डब्ल्यूपी नाम है? WP लोकल। डब्ल्यूपी लोकल। अच्छा, डब्ल्यूपी लगा, किसी ने बोला था। अच्छा, तुमने बोला था। अच्छा, ये लाइव सर्वर भी देते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग जो है, ऑप्शन वर्डप्रेस होस्टिंग का। उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि ओपन तो हो रहा है बट इमेज नहीं ओपन हो रही, कुछ इमेज ब्रेक हो रहे हैं लाइव सर्वर में। मतलब मिसिंग मिसिंग जैसे हाँ, मिसिंग दिखा रहा है। कुछ आइकन मिसिंग। तो ये हो सकता है कि लाइव सर्वर में तुम ये सी पैनल का एक्सेस देता है, पब्लिक अंडर्स को, पब्लिक अंडर्स जैसे हम लोग वर्डप्रेस कहाँ पर इंस्टॉल होता है, जैम, फिर उसके बाद एचटीडॉक्स के अंदर हम लोग वर्डप्रेस जहाँ पर इंस्टॉल हो रहा ये है फाइल स्ट्रक्चर पूरा देगा ना। देता है। हाँ, तो सर उसमें ये ऐसे दिखाओ, फाइल स्ट्रक्चर अगर पूरा देता है दिखाओ एक बार। यहाँ पे आप साइट फोल्डर में जाएंगे। अच्छा, ये इन लोगों का यूजर इंटरफेस है। हाँ, अच्छा, ये सिस्टम में ही इंस्टॉल हो जाता है? जैसे ज़ैम इंस्टॉल होता है। हाँ, और ये इसका लाइव का किधर है? लाइव यहाँ से आप जाएंगे WP एडमिन, ये लाइव खुल जाएगा। जब भी आपको बनाना बने तो सिर्फ यहाँ पे क्रिएट पे डालना है, क्रिएट नेम करना है, साइट नेम डालना है और यहाँ पे यूजर नेम। अच्छा, ये हम लोगों ने जो कस्टम किया था वही हो रहा है यहाँ पर, वर्डप्रेस का लॉगिन। ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा वर्डप्रेस। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप उसको एक्टिवेट करेंगे तो ये एडमिन पैनल भी खुलेगा और साइट भी खुलेगा। अच्छा, और ये क्रैश नहीं होता है। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। इसमें यहाँ पे टूल में देता है लाइव सर्वर का भी देता है। और इधर क्या लिखा है? अच्छा, ये क्रिएट हो गया। हम्म, तो ये क्या लाइव लाइव सर्वर लाइव खुला है या लोकल से खुला? ये लोकल खुला, आप लाइव भी कर सकते हैं इसको, Chrome में जाके लाइव इसको पूरा लॉगिन करना पड़ता है। ये पासवर्ड भरना पड़ता है और ये यूजर नेम पासवर्ड ये यूजर नेम पासवर्ड और ये लाइव के लिए ये लाइव नंबर। अब इस लिंक को शेयर करके ना मैं फोन में भी ओपन कर सकता हूँ। लिंक होगा और ब्राउज़र में जाकर पेस्ट करो। अच्छा, ऊपर से पॉपअप आएगा। तो इसमें अभी इसमें क्या इमेज मिसिंग है? इसमें कुछ इमेज मिसिंग हो रहा है। कौन सा वेबसाइट में? मैंने एक बनाया था
ये लोकल पे होता है। ये लोकल पे है। नहीं सारे हम मिले शो ग्रीन कलर का ये वो क्लियर कर देते हैं कस्टमर। स्टॉप कर देते हैं किसी का स्टार्टिंग इमेज है। साइड फोल्डर जो है वो तो ठीक है। हाँ इसमें लिखा था सिंपल। हाँ ये तो पब्लिक तो WP कंटेंट में जाओ। इसमें अभी देखो इसमें थीम्स है, देखना पड़ेगा इमेज कहाँ पर रहता है। वो लाइव लिंक में खाली प्रॉब्लम हो रहा है। लोकल में आ रहा है। लोकल में आ रहा है लाइव लिंक में खाली प्रॉब्लम। सॉफ्टवेयर में कुछ इंटरनल गेटवे वाला टाइप से होता है। ठीक है बनाओ लॉगिन करना होगा। ये बनाया था कुछ तो ये इमेज ये इसके इमेज में आती है ये पूरा डिजाइन किया कस्टम ये थीम बीच में हाँ कस्टम किया हुआ कस्टम नहीं ये मतलब ये तो थीम्स है। एलिमेंटर है हाँ। मैं ऊपर नैमपैड वगैरह वो सब वो थीम का ही हाँ थीम का है। तो मतलब टेम्पलेट में जाकर आई थिंक तुमने एलिमेंटर फुल ही किया था ना। ट्यूटोरियल देखकर किया। ट्यूटोरियल में ये बताया फुल विद कैनवास में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस तो नहीं बताया वो लोग मेन जगह पर ही छूट जाते हैं कि इसीलिए बच्चों का कॉन्सेप्ट कभी यूट्यूब से कभी डेवलप ही नहीं हो सकता है क्योंकि मेन जो पॉइंट है वही पॉइंट है कि एलिमेंटर कैनवास और एलिमेंटर फुल विद में डिफरेंस क्या है। कस्टम नहीं सिखाना ये एलिमेंटर फुल विद इसीलिए लिया कि नैपर नहीं बनाना है। नैपर बनाना बहुत टफ काम है। मेनू क्रिएट करना पड़ेगा फिर मेनू को इधर ले आना पड़ेगा डिजाइन करना पड़ेगा इसलिए मुझे स्क्रैच से डिजाइन करना है। लेकिन एलिमेंटर फुल आप पता चला ना एलिमेंटर फुल के लिए कि थीम का ये जो हेडर और फुटर जो यूज हो रहा है थीम से चलो तो बैकअप हो गया। थोड़ा थोड़ा करके बैकअप करके रखना ठीक है वरना जैम पे अगर काम कर रहे हो तो जैम कभी कभी क्रैश हो जाता है। अब डिजाइन पे आते हैं। अब देखो अब हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग जो फिग्मा फाइल पे काम कर रहे हैं उसका विड्थ क्या है। जैसे यहाँ पर हम लोग को विड्थ दिख रहा है 1920 मतलब फुल स्केल पे काम हुआ है और एज सच तो कुछ कंटेनर इसमें नहीं दिख रहा है। तो एक कंटेनर आई थिंक लिया है ये वाला 1680 का क्योंकि सभी उसी के अंदर है ठीक है और तो कोई कंटेनर नहीं लिया तो हम लोग कंटेनर सेटअप करते हैं साइट सेटिंग और इधर से अब देखो ऊपर देखो मैं थोड़ा सा ये बोल देता हूँ। जैसे ऊपर देखो तीनों डिवाइस का एक ऑप्शन आइकॉन दिख रहा है डेस्कटॉप एंड टैबलेट पोर्ट्रेट 1024 एंड उसके बाद है मोबाइल पोर्ट्रेट 767 अप टू 767 मतलब मैक्स विद अप्लाई किया है। ये भी मैक्स विद 1024 और ये भी ये तो डेस्कटॉप है। अब मान लो मतलब ये तीनों है ब्रेक पॉइंट
मतलब एक डेस्कटॉप दिया है, फिर डेस्कटॉप के बाद जो ब्रेक पॉइंट है 1024 पे एक ब्रेक पॉइंट है और 767 पे एक ब्रेक पॉइंट। अब मान लो मुझे और भी ब्रेक पॉइंट यहाँ पर चाहिए, तो हम लोग कैसे ऐड कर सकते हैं? यहाँ पर जाना है, साइट सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ से आ जाओ लेआउट, थोड़ा सा नीचे आओ, ब्रेक पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्टिव ब्रेक पॉइंट, अभी दो ही ऐड है, मोबाइल पोर्ट्रेट एंड टैबलेट पोर्ट्रेट, मतलब 1024 1024 भी हम लोग काम करते हैं, आईपैड प्रो है 1024 का, और 767 से मोबाइल एक्टिव हो जाता है, बूटस्ट्रैप मतलब जहाँ से पूरा ऑल 12 हो जाता है, सभी 100% हो जाता है। तो यही दो दिया है, मुझे और भी चाहिए, तो प्लस टैबलेट लैंडस्केप प्लस और क्या, टैबलेट लैंडस्केप, मोबाइल लैंडस्केप प्लस लैपटॉप, सेव चेंजेस। एक बार रीलोड करने को बोलेगा, रीलोड एलिमेंटर एडिटर, रीलोड नाउ। ऊपर देखो अभी कितना सारा ब्रेक पॉइंट आ गया, ये मेन डेस्कटॉप, फिर उसके बाद आ गया 1366 जो लैपटॉप स्क्रीन है, फिर उसके बाद 1200, फिर उसके बाद 1024, फिर उसके बाद 880, फिर उसके बाद 767। इतना ब्रेक पॉइंट पे हम लोगों का काम हो जाएगा, रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेक पॉइंट ऐड कर लेना है, फिर से लेआउट में जाना है और यहाँ पर देखो कंटेंट विथ मतलब कंटेनर का विथ ये पूछ रहा है क्या है, तो कंटेनर का विथ हम लोगों को क्या है, कंटेनर का विथ जो यहाँ पर था बाय डिफॉल्ट 1140 रहता है बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर है, लेकिन हम लोग तो डिजाइन कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा वो फ्रेम किधर था। हाँ, ये 1680px, तो यहाँ पर जाके 1680px, तो ये कंटेनर का विथ हो गया, ठीक है। कंटेनर का पैडिंग कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ हमने 0 कर दिया। अब इसको सेव चेंजेस, डिफॉल्ट पेज लाउड, यहाँ से हम लोग करेंगे एलिमेंटर कैनवास, सेव चेंजेस। अब इसको पैनल को क्लोज कर दो। अब हम लोग डिजाइन करेंगे, जैसे एकदम टॉप में क्या है, एक फॉर कुछ टेक्स्ट लिखा है, तो उसके लिए हम लोगों को पहले लेना पड़ेगा, इसको हम लोग एग्जिस्टिंग को डिलीट कर देते हैं। हाँ, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक प्लस आइकन है, हम लोग जैसे पूरा सेम टू सेम तुम लोग HTML कंसेप्ट से डिजाइन करना। जैसे पहले हम लोग क्या लेते थे, एक सेक्शन के अंदर एक कंटेनर लेते थे, फिर कंटेनर के अंदर टेक्स्ट है, तो सेम वैसे ही करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सेक्शन कैसे लेंगे, यहाँ पर तो ऐसे सेक्शन बोलकर कुछ नहीं होता है, और ये भी नया इंट्रोड्यूस किया है एटॉमिक एलिमेंट, ये मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। एटॉमिक एलिमेंट एंड एटॉमिक फॉन्ट। अभी लेआउट, यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, कंटेनर एंड ग्रिड। तो कंटेनर मतलब तुम लोग इसको कंपेयर कर सकते हो, कंटेनर इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन और डिव, ठीक है। इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स रहता है और इसमें डिस्प्ले ग्रिड रहता है, ठीक है। तो कंटेनर हम लोगों को चाहिए, तो मैंने कंटेनर पे क्लिक किया, तो देखो एक कंटेनर ऐड हुआ यहाँ पर, और लेयर पैनल पे भी देखो कंटेनर बोलकर आता है। अब कंटेनर को तुम किसी भी टैग से डिफाइन कर सकते हो, तुम्हें जो टैग चाहिए। तो अब जब ही हम लोग थोड़ा, मैं पैनल को थोड़ा बोल देता हूँ क्योंकि बहुत सारे नए हैं, जैसे मैंने कंटेनर को ऐड किया, तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन आ गए, ऊपर लिखा है एडिट कंटेनर, मतलब ये जो डिव मैंने लिया है, कंटेनर इक्विवेलेंट टू डिव तुम लोग सोच सकते हो, तो ये जो कंटेनर डिव लिया है मैंने, यहाँ पर तो हम लोग कोड नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर ये जो पैनल है यही से हम लोग करेंगे, सिर्फ कोड को हम लोग को दिमाग में रखना है और यहाँ पर जाकर क्लिक करना है कि कौन सा प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। तो ये पैनल देखो तीनों पार्ट में डिवाइड है, लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। लेआउट, स्टाइल एंड एडवांस। लेआउट इज
योर HTML स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर, स्टाइल के अंदर कलर वगैरह ये सब रहता है, और एडवांस के अंदर पैडिंग मार्जिन ये सब रहता है। क्लियर? ये बेसिक पैनल का UI है। तो हम लोग लेआउट में गए। अब लेआउट में देखो कंटेनर लेआउट क्या है, फ्लेक्स बॉक्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन दिखेगा, एक है फ्लेक्स बॉक्स, एक है ग्रिड। फ्लेक्स बॉक्स मतलब उसमें डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया हुआ है, और ग्रिड मतलब डिस्प्ले ग्रिड किए हो कभी? डिस्प्ले ग्रिड बोलकर भी एक प्रॉपर्टी आता है, छोड़ो अभी बाद में दिखा दूंगा मैं। कंटेंट विथ बॉक्स्ड, ये मतलब बॉक्स्ड एंड फुल विथ। बॉक्स मतलब कंटेंट कंटेनर के अंदर रहेगा, और फुल विथ मतलब कंटेंट कंटेनर के बाहर रहेगा। मैं फुल विथ लेकर एक बार दिखा देता हूं। जैसे मैंने फुल विथ कर दिया तो इसका विथ देखो 100% हो गया, और अगर मैं इसको बॉक्स अप्लाई करूंगा तो इसका विथ हो जाएगा, जो हमने कंटेनर डिफाइन किया था वही इसका विथ हो जाएगा। मान लो इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा तब समझ में आएगा। जैसे एक पैराग्राफ है तो नॉर्मल टेक्स्ट सर्च करेंगे यहाँ पर और इंसर्ट करेंगे, आया। अब वो जो टेक्स्ट था यहाँ पर कॉपी पेस्ट आया है। इसका एक कलर है बैकग्राउंड पे, कंटेनर को सिलेक्ट करो, स्टाइल पे जाओ, क्लासिक कलर हमने ऑलरेडी लोड किया है, प्राइमरी इसमें है, प्राइमरी कलर अप्लाई कर दिया, पब्लिश। और टेक्स्ट में प्योर वाइट कलर है, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, स्टाइल में जाओ, कलर, टेक्स्ट कलर प्योर वाइट। ठीक है, पब्लिश। अब हम लोग इसको रियल टाइम चेक करते हैं। जैसे ये कंटेनर के बाहर आया, अब हम लोग अगर उसको कंटेनर को किस जो चीज को एडिट करना है उसके ऊपर क्लिक करना है, कंटेनर को एडिट करना है, कंटेनर के ऊपर क्लिक, तो कंटेनर का प्रॉपर्टी ओपन होगा। टेक्स्ट को एडिट करना है, ये स्ट्रक्चर पैनल जो है, स्ट्रक्चर पैनल से टेक्स्ट एडिटर को क्लिक, तो टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टी ओपन होगा। ठीक है, तो मुझे तो कंटेनर को एडिट करना है, तो कंटेनर को मैंने सिलेक्ट किया, लेआउट, कंटेंट विथ तो बॉक्स दी है, फुल विथ क्यों आ रहा है? कंटेंट विथ बॉक्स्ड, देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कंटेनर मैक्स विथ 1680 अप्लाई हुआ है। मैक्स विथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्स विथ? जैसे यहाँ पर शो कर रहा है मैक्स विथ 1680, इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम 1680 पिक्सल ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पड़ेगा। एग्जैक्टली, लेकिन मेरा डिस्प्ले तो 1680 से छोटा है ना, इसलिए पूरा शो कर रहा है। আর স্ক্রিনের জুম লেভেলটা কমিয়ে দিলে ঠিক দেখাবে। ठीक है, उसी के अंदर है। इसको अगर हम लोग डेस्कटॉप व्यू में ओपन करेंगे ना तब समझ में आएगा। अगर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और यहाँ से
मतलब लार्ज डिस्प्ले पे कैसा ओपन होगा डेस्कटॉप, ये देखो। तो हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि अब डेवलपर ने तो मतलब डिजाइनर ने तो ये मुझे नहीं बोला कि कंटेनर का विड्थ 1680 है तो डिवाइस टू डिवाइस ये कैसा होगा। चलो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि लैपटॉप में पूरा H2H जा रहा है ना। पैडिंग दे सकते हैं, डिफॉल्ट एक दे सकते हैं। हम लोगों को तो पैडिंग तो एलिमिनेट कर दिया ना, इसीलिए H2H हो रहा है। ग्लोबल सेटिंग, साइट सेटिंग। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, मतलब कंटेनर का सिर्फ एक ब्रेक पॉइंट नहीं रहता है। मतलब 1680 शो कर रहा है और अचानक पूरा 1680 से नीचे आएगा, पूरा फुल स्क्रीन हो गया, ऐसा नहीं होता है। कंटेनर डिवाइस भी छोटा होता है तो कंटेनर भी थोड़ा 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 करके छोटा होते होते आता है। बूटस्ट्रैप में भी देखना, जैसे हाईएस्ट कंटेनर का साइज है 1320, फिर उसके बाद 1140, फिर उसके बाद 992, ऐसे कंटेनर डिसाइज होके आता है। साइट लेआउट, कंटेनर पैडिंग 12 लेते हैं, जो बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप में यही रहता है 12। डिफॉल्ट पैडिंग ले लिया, लेफ्ट राइट में। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 12 तो एक डिफॉल्ट पैडिंग रहेगा, H2H नहीं जाएगा। ठीक है, अब डिजाइन पे जाते हैं। फिफ्टीन 15 ऊपर और नीचे पैडिंग है, तो उसको यही पर देना है, सिलेक्ट एडवांस। अब यहाँ पर एक हम लोग ना इसको ऐसे करते हैं, एक मिनट, इसको हम लोग एक्चुअली हम लोग अगर इसको यहाँ से ओवरराइट करेंगे ना तो पेरेंट कंटेनर का प्रॉपर्टी ओवरराइट हो जाएगा। एक्चुअली इसको ऐसे डिजाइन करना होता है, मतलब पहले एक सेक्शन लिया, इसको फुल विड्थ रखो, दैट इज आवर सेक्शन, मतलब सेक्शन टैग बाय डिफॉल्ट 100% रहता है। तो ये एक सेक्शन टैग आया, प्लस पे क्लिक करो, उसके अंदर एक कंटेनर सेक्शन के अंदर, इसको इधर पुश करो। ये जो कंटेनर है इसको सिलेक्ट करो, एडिशनल ऑप्शन पे जाओ, HTML टैग। अभी के लिए ये तो हेडर का पार्ट है, तो इसको हेडर से डिफाइन करो, क्योंकि ये एक टोटल हेडर, उसके अंदर ये एक कंटेनर, मतलब ये एक रो, सेकेंड रो, और ये पूरा हेडर के अंदर आएगा ना, पूरा हेडर टैग के अंदर आएगा। तो इसको मैंने हेडर से डिफाइन किया, और ये जो कंटेनर है सिर्फ टेक्स्ट को ऐसे ड्रैग करके यहाँ पर पुश करो, तो वो कंटेनर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये मेन हेडर है, इसको डबल क्लिक करो, इसको हम लोग रीनेम कर सकते हैं। ये हो गया हेडर। थोड़ा सा इसके अंदर और एक हम लोग कंटेनर लेंगे, रो, फुल रो। जैसे हम लोग कोडिंग करते हैं सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करेंगे। ये एक रो हो गया, इसको हम लोग डबल क्लिक करके हम लोग लेयर पैनल को रीनेम करते हैं। टॉप रो हो गया, फुल विड्थ, ये रहेगा फुल विड्थ पे। हेडर पे कोई भी पैडिंग नहीं है, टॉप रो को सिलेक्ट करो, टॉप रो के अंदर ये एक कंटेनर, क्लियर। पब्लिश, और ये आएगा ये तो नॉर्मल डिव है, डिफॉल्ट डिव ही आएगा। और
इसको सिर्फ देख लो, ये हेडर हेडर है कि नहीं, ना प्रॉब्लम है, ये हेडर है, ठीक है। अब ये आ गया टॉप रो और उसके नीचे और एक रो आएगा, तो कंटेनर ये रहेगा। अब देखो जो लेयर सिलेक्ट करोगे उसी के अंदर ये चला गया, मुझे तो इसके अंदर नहीं चाहिए। सिलेक्ट करो, कीबोर्ड पे डिलीट प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा, या फिर राइट क्लिक डिलीट। मुझे चाहिए और एक रो, हेडर पे क्लिक करो, देन यहाँ से प्लस कंटेनर, ये एक रो आया। तो एक टॉप टॉप पे जहाँ पर टेक्स्ट जाएगा सिलेक्ट करो, अब ये टेक्स्ट किधर जाएगा, सेंटर, टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, स्टाइल सेंटर। अब ये ऑल कैप्स पे है, ऑल कैप्स ट्रांसफॉर्मेशन अपर केस, और एक के नीचे देखो अंडरलाइन है थोड़ा सा, शॉप द न्यू फॉल कलेक्शन, कंटेंट। एंकर में क्यों, इसको यहाँ पर ये दे दो। सर हाँ हाँ बोलो। मैडम चलो 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 चलो। ठीक है, अब यहाँ पर एक है कि बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ टाइप में देखो मार्जिन, मार्जिन आता है ना, तो मार्जिन को हम लोगों को एलिमिनेट करना है। हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। थीम फाइल एडिटर, ये थीम, अच्छा आज इतना तक ही रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ से करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग यहाँ से करेंगे, क्योंकि अभी थीम फाइल एडिटर क्या है वो तुम लोग को एक्सप्लेन करना है। স্যার বলছি যে ওই একটা ওই ব্রেক পয়েন্টের যে অপশনটা ওটা একবার দেখিয়ে দেবেন ওই অপশনটা। क्लोज कर दीजिए हम एलिमेंटर पैनल। नेक्स्ट दिन रिकॉर्डिंग देखो ना, रिकॉर्डिंग से ये रिकॉर्डिंग तुम लोगों को मिल रहा है, यस बस रिकॉर्डिंग देखे ना, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর যদি না হয় আমি নেক্সট দিন দেখিয়ে দেবো। ये अटेंडेंस रुको रुको, अटेंडेंस लेना है ये ऑनलाइन पे जो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वरुण कुमावत, তুহিন নন্দী, তন্ময় সরকার, সুশান্ত দাস। ইয়েস স্যার, স্যার তুহিন নন্দী। স্যার কিছু জনের পারমিশন দেওয়ার নাই। সৌভিক কুন্ডু, यस सर। সৌরভ দাস, यस सर। এসকে আরবাস, সীমা দাস, সায়নী চ্যাটার্জি, সন্তু পোদ্দার, সঞ্জনা সরকার, সম্রাট খাসকেল, ইয়েস স্যার। সাজিদ রহমান মোল্লা, ইয়েস স্যার।
সৈকত ঘোষ, সাদামানিক হক, Yes, sir. সাব্বির আলী, সোমনাথ কয়াল, প্রীতম মণ্ডল, পারমিতা অধিকারী, নিশান্ত কুমার, Yes. নীলা লোহার, নিধি কুমারী, Yes, sir. নেহা বসাক, লিপি মণ্ডল, ইন্দ্রাণী আদক, স্যার আমারটা রয়ে গেছে। কি নাম কি তোমার? অতনু জানান। স্যার আমারও স্যার বিক্রম বাগদি। ডাকো দাঁড়াও, সবাইকে ডাকা হয়নি। গৌরব সেনগুপ্ত, ফাহাদ উসমানী, দেবলীনা ভৌমিক, Yes, sir. দেবলীনা ঘোষ, দেবজ্যোতি সেনগুপ্ত, ইয়েস স্যার, দেবজ্যোতি। বিক্রম বাগদি, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। অতনু জানা, অর্ণব দাস, ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। অর্ণব বেড়া, Yes. অপরূপা রয়, অঙ্কিত বেড়া, অমিত দুয়ারি, আফ্রিদি আলম। কেউ আছো যার অ্যাটেন্ডেন্স হয়নি? सबका अटेंडेंस हुआ है, ऐसा कोई हो? হলেও আমার কিছু করার নেই, টাটা। নেক্সট ক্লাস